पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम। जब मैं मुंबई आया मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। बॉलीवुड में ना बहुत कुछ फेक है, फेक फ्रेंडशिप से लेकर फेक स्ट्रगल स्टोरीज, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है और जो नहीं दिखता उसे बेचने के लिए फेक करना पड़ता है। तो आज मैं करने वाली हूँ बॉलीवुड के स्टार्स की फेक स्ट्रगल स्टोरीज को एक्सपोज, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम किसी रेलवे स्टेशन की बेंच में अपनी रात बिताओ हीरो बनने के चक्कर में। तो मिलकर करते हैं बॉलीवुड की पोल खोल। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहीं पर मिलती है बॉलीवुड से जुड़ी सारी कहानियां जो होती हैं वेरी इंटरेस्टिंग। मुंबई में ना हर साल लाखों लोग अपनी किस्मत आजमाने आते हैं और इसमें से ज्यादातर लोग आते हैं बॉलीवुड में या फिल्मी नगरी में अपनी किस्मत आजमाने और हीरो या हीरोइन बनने का सपना लेकर। और इन सब के पीछे एक बहुत बड़ा मेन रीजन है ये फेक स्ट्रगल स्टोरीज, क्योंकि इनको लगता है कि यार ये लोग जो है ना ये इतने बड़े स्टार बन चुके हैं, ये आउटसाइडर्स होकर अगर इंडस्ट्री में आज इस मुकाम तक ये पहुंच सकते हैं तो फिर हम क्यों नहीं। अब सारी स्ट्रगल स्टोरीज फेक नहीं होती है, लेकिन इनमें से बहुत सारी स्टोरीज को हद से ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है, उनके स्ट्रगल को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। और होता ये है ना कि अक्सर न्यूज़पेपर्स में जो ये आर्टिकल्स छपते हैं, जो इंटरव्यूज में जो स्टार्स बोलते हैं, लोग अक्सर उसे सच मान लेते हैं। तो चलिए आज पता लगाते हैं कुछ ऐसी बॉलीवुड की फेमस स्ट्रगल स्टोरीज और टटोलते हैं कि इनमें आखिर कितनी सच्चाई है और कितना फेक। सो लेट्स बिगिन। तो शुरुआत करते हैं बॉलीवुड के बिग बी यानी कि अमिताभ बच्चन के स्ट्रगल स्टोरी से। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और शुरू करता हूं। तो अमिताभ बच्चन मुंबई आए लेट 1960s में और इनकी जो स्ट्रगल स्टोरी है उसमें है कि ये जब मुंबई आए थे तो इनके पास सिर्फ एक ड्राइविंग लाइसेंस था और खूब सारे सपने थे और जेब में कुछ नहीं था। इनफैक्ट इनकी स्ट्रगल स्टोरीज के जो फेमस किस्से हैं वो ये हैं कि वो उन्हें कई रातें मरीन ड्राइव पर गुजारनी पड़ी एक बेंच में, जहां उनके साथ कई सारे चूहे फॉर कंपनी थे। Since this was the most identifiable location, that's where I spent 2 nights. यानी उनके पास ना रहने को घर था, ना खाने के लिए पैसे थे और सोने के लिए था मरीन ड्राइव का एक बेंच। और उन्हें इतना स्ट्रगल करना पड़ा था कि उन्होंने एक बार तो सोच लिया था कि अपने सर्वाइवल के लिए वो मुंबई में कैब ड्राइवर की भी नौकरी करेंगे। तो ये तो था स्ट्रगल पार्ट जो मीडिया में बोला गया है, मीडिया से हम जानते हैं। अब कर लेते हैं कुछ फैक्ट्स चेक। तो मुंबई आने से पहले अमिताभ बच्चन 1962 में कोलकाता की एक बड़ी इंटरनेशनल कंपनी में काम किया करते थे, जहां पर उनकी सैलरी थी 500 रुपए। कलकत्ते में नौकरी करता था एक कंपनी में और मेरी तनख्वाह थी 500 रुपए। और सब कुछ काट वाट के इन हैंड सैलरी उनकी हुआ करती थी 300 रुपए यानी 300 रुपीज। हाथ में कुछ 300 रुपए आते थे, उसमें अपना महीने भर का खर्चा निकालना होता था। और उस जमाने में अगर हम आज के हिसाब से कैलकुलेट करें तो आज जो मुंबई का जो रेंट है, जो 40,000 रुपीज़ जो रेंट आज जिस घर के लिए आप देंगे, उस ज़माने में 1958 और 60s में जो किराया हुआ करता था वो केवल 40 रुपीज़ हुआ करता था। और अमिताभ बच्चन की इन हैंड सैलरी ही थी 300 रुपए। तो 300 रुपए सुनने में तो आज के हिसाब से बहुत कम नजर आते हैं, लेकिन 1958 अगर हम कैलकुलेट करें, उस समय 1958 और 60s में 100 रुपए की जो कीमत हुआ करती थी वो आज के समय के 9,300 समथिंग रुपीज के बराबर है, यानी ऑलमोस्ट 9,000 से ज़्यादा रुपए हुआ करते थे। तो उस हिसाब से अमिताभ बच्चन की सैलरी इजीली अराउंड 30,000 इन हैंड सैलरी थी और पूरी सैलरी हम अराउंड 50,000 मान सकते हैं। और जो इन्फ्लेशन है वो उस वक्त उतना हाई नहीं हुआ करता था, क्योंकि ताज होटल का जो एक मेन्यू कार्ड जो हाथ में लगा है उसके हिसाब से 1967 में ताज होटल के मेन्यू के जो आइटम हुआ करते थे उनकी प्राइस लिस्ट सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो 1967 का जो मेन्यू था मुंबई के ताज होटल का, वहां पर आपको लैम्ब कटलेट 9 रुपए में मिलते थे उस वक्त, चिकन सूप मिलता था 4 रुपए में और चाइनीज फ्राइड प्रॉन इन गार्लिक सॉस हुआ करता था अराउंड 9.50 यानी 9 रुपए 50 पैसे। और आज अगर किसी भी 5 स्टार होटल में आप लैम्ब कटलेट या फिर कबाब ऑर्डर करेंगे तो कम से कम वो प्लेटर आपको 900 से 1000 रुपए का पड़ेगा। चिकन सूप आपको इजीली 5 स्टार में 700 से 800 रुपए का पड़ेगा और प्रॉन इन गार्लिक सॉस अगर आप ऑर्डर करेंगे तो ये 1200 से 1300 रुपए का आपका बिल इजीली फाड़ेगा। तो अमिताभ बच्चन की अगर सैलरी हम इन हैंड 300 रुपए भी माने तो उस हिसाब से भी वो आराम से हर एक रोज
5 स्टार का लंच और डिनर अफोर्ड कर सकते थे। अब चलिए मान लेते हैं कि अमिताभ बच्चन अपनी जॉब छोड़ दी थी, लेकिन फिर भी कुछ सेविंग्स तो इंसान लेकर ही चलता है कि मुझे अब स्ट्रगल करना है तो थोड़ा बहुत पैसे तो मेरे पास होने ही चाहिए। प्लस अमिताभ बच्चन ही बिलोंग टू द elite फैमिली ऑफ हरिवंश राय बच्चन, जो इंडिया के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स एंड राइटर्स में से हैं। और उस वक्त उनकी जो जान पहचान थी वो इंडिया के टॉप मोस्ट पॉलिटिशियंस, प्राइम मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट्स, उनके घरों में आना जाना था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन ने खुद अपनी एक इंटरव्यू में कहा था कि वो और राजीव गांधी बचपन के दोस्त रहे हैं। हर कोई इस बात को जानता है। इस बात से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी जो पहली मुलाकात हुई थी राजीव गांधी के, उस वक्त 2 साल के थे, अमिताभ बच्चन 4 साल के थे और वो मिले थे उनके घर में एक बर्थडे पार्टी में। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का उनका उठना बैठना था। तो वो बहुत ही एक एलीट फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ ईजिली उनको घर से भी ऐसा नहीं था कि बहुत पैसे की क्रंच थी या दिक्कत थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, इनफैक्ट इंटरेस्टिंग बात आपको बता दें कि अमिताभ के माता पिता यानी कि तेजी बच्चन, उनकी माता, और उनके पिता हरिवंश राय बच्चन मूवी में भी आ चुके हैं। जी हाँ, कभी कभी उनकी मूवी जो आई थी उसमें राखी गुलजार के माता पिता का रोल, एक सीन का रोल था, उसमें अमिताभ बच्चन के माँ बाप यानी हरिवंश राय बच्चन और तेजी बच्चन आपको उस फ्रेम में नजर आएंगे। तो और ये सिर्फ एक इंसिडेंट नहीं है जहाँ पे अमिताभ बच्चन ने चलिए हीरो बनने के बाद उनको एक मूवी में ऐसे ही कास्ट कर लिया। अब ऐसा नहीं कि अमिताभ बच्चन की फैमिली में सिर्फ अमिताभ बच्चन का ही फिल्मी कनेक्शन है। इनफैक्ट इनके मदर और इनके फादर, इनकी पहली मुलाकात हुई थी एक कवि सम्मेलन में, यानी तेजी बच्चन हरिवंश राय बच्चन से मिली थी कवि सम्मेलन में जो हुआ था बरेली में। और ये फेमस गाना तो आपको पता ही होगा, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, झुमका गिरा रे बरेली के, जिसे लिखा था फेमस लिरिसिस्ट एंड पोएट राज मेहंदी अली खान। ये फ्रेंड हुआ करते थे तेजी बच्चन और अमिताभ बच्चन के फादर हरिवंश राय बच्चन के, और इन्होंने गेस कर लिया था कि समथिंग इज ब्रूइंग बिटवीन द टू। शायद तेजी बच्चन, हरिवंश राय बच्चन एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन्होंने उनसे पूछा था कि क्या तुम लोगों के बीच में कुछ चल रहा है। तो तेजी बच्चन ने एक बहुत ही पोएटिक वे में उन्हें रिप्लाई किया था मेहंदी अली खान को, जिसे उन्होंने बाद में अपने इस गाने में इसे यूज़ किया एज अ रेफरेंस। तो तेजी बच्चन ने उनसे कहा था, उन डायरेक्ट कुछ नहीं कहा था कि हाँ हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं या कुछ हम दोनों के बीच में चल रहा है। उन्होंने सीधा कहा था कि मेरा झुमका तो बरेली में ही रह गया है, और वहीं से उनको ये गाने का इंस्पिरेशन मिला। उन्होंने खुद कहा था कि वहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला कि झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो मतलब एक ऐसी फैमिली को बिलोंग करते थे जहाँ लिरिसिस्ट, पोएट्स और फिल्मी लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। और सिर्फ इतना ही नहीं, द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द कंट्री, उनके साथ उनका उठना बैठना था। सो यू बिलोंग टू वेरी एलीट फैमिली। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जो शेरवुड स्कूल में पढ़े थे नैनीताल में, उसी के पास में हुआ करता था दून स्कूल। तो दून स्कूल में पढ़ते थे राजीव गांधी और उनके भाई संजय गांधी, और अमिताभ बच्चन पढ़ते थे शेरवुड स्कूल में। तो अमिताभ बच्चन उनके भाई अक्सर इन दोनों से मिला करते थे, और इनके कई सारे समर वेकेशंस राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में स्विमिंग करते हुए आपस में बिताए हैं इन लोगों ने। तो अमिताभ बच्चन को ऐसे पैसे की ज़रूरत कि उन्हें मरीन ड्राइव के बेंच में सोना पड़े, थोड़ा सा अजीब तो लगता ही है सुनने में, है ना। तो ये तो थी अमिताभ बच्चन की बात। अब बात करते हैं द बादशाह ऑफ बॉलीवुड शाहरुख खान की। शाहरुख खान के स्ट्रगल की कहानी में हमेशा ये मेंशन होता है कि कैसे 15 साल की उम्र में वो अनाथ हो जाते हैं, उनके माँ बाप का साया उनके सर से चला जाता है, और उनके पिताजी भी कुछ नहीं किया करते थे। इनफैक्ट शाहरुख खान ने खुद कई सारे इंटरव्यूज़ में कहा है कि उनके फादर जो है वो कुछ नहीं करते थे और फ्रीडम फाइटर हुआ करते थे, और उनकी जो अपब्रिंगिंग है बहुत ही मिडिल क्लास है। काफ़ी स्ट्रगल करके उन्होंने खुद को और अपनी बहन को भी संभाला एट द सेम टाइम, और एक इंडस्ट्री जहाँ पर उनके कोई भी जाने वाला नहीं था, कोई भी उनके पहचान का नहीं था, वहाँ पर आकर आज बादशाह ऑफ बॉलीवुड बने। जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, मैं सड़क पे सोता था। सुनने में बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी लगती है, लेकिन अब करते हैं कुछ फैक्ट चेक। तो शाहरुख खान की लाइफ पर एक बुक पब्लिश की गई है, मोहन बासु इसके राइटर है, और ये जो है इसमें शाहरुख खान की लाइफ से जुड़ी बहुत सारी चीज़ें रिवील की गई हैं। तो इसी बुक के हवाले से ये बताया गया है कि शाहरुख खान की जो एजुकेशन है वो हुई है
सेंट कोलंबिया स्कूल में। दिल्ली का और देश का एक बहुत ही जाना माना स्कूल है सेंट कोलंबिया स्कूल, जिसमें एडमिशन लेना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जो एलुमनाई लिस्ट है ना, वो वन ऑफ द बहुत ही प्रेस्टिजियस लोग इस स्कूल से पास आउट हुए हैं। यहाँ पर आपको राहुल गांधी पढ़े हैं स्कूल से, संजय गांधी पढ़े हैं स्कूल से, ललित मोदी पढ़े हैं, दीपक चोपड़ा पढ़े हैं, एंड ऑफ कोर्स शाहरुख खान भी स्कूल के एलुमनाई रह चुके हैं, स्कूल के पास आउट हैं। मतलब वो स्कूल जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स के बच्चे पढ़ने जाते हैं, वहाँ पर शाहरुख खान भी पढ़ने जाते थे। तो काफ़ी एलीट स्कूल होता था और हर कोई स्कूल को अफोर्ड करना तो छोड़िए, स्कूल में एडमिशन मिलना ही बहुत ही आपके पास रसूख होना चाहिए, तब जाकर इस स्कूल में आपका एडमिशन हो सकता है। और शाहरुख खान के फादर के अगर हम रसूख की बात करें तो शाहरुख खान के फादर जो है 1957 में उन्होंने लोकसभा का इलेक्शन लड़े थे, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खिलाफ, जो ग्रेट ग्रैंड अंकल हैं आमिर खान के, और उनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा था 1957 में। साथ ही साथ शाहरुख खान के फादर और दिलीप कुमार का पेशावर का एक रिश्ता था, दोनों पेशावर से ही बहुत गहरे दोस्त थे और दिल्ली में आकर भी दिलीप कुमार शाहरुख खान के बगल में रहते थे, दोनों नेबर्स थे। और शाहरुख खान को दिलीप कुमार इतना प्यार करते थे, वो अपना मुंह बोला बेटा उनको मानते थे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि दिलीप कुमार शाहरुख खान के बहुत ही अजीज हुआ करते थे। तो आउटसाइडर होकर भी उनका फिल्मी कनेक्शन तो डेफिनेटली था ही, और साथ ही साथ एक बहुत ही एलीट फैमिली को बिलोंग करते थे, तो पैसों की कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ करती थी। इनफैक्ट जब शाहरुख खान की मदर, तो वो काफ़ी बीमार चल रही थी, लेकिन उन्हीं दिनों वो सिनेमा में भी ट्राई कर रहे थे, टीवी से वो मूवीज़ की तरफ ट्रांजिशन कर रहे थे, और दिल्ली से वो मुंबई आए थे। एंड अराउंड लेट 80s की बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, 1989 1990 की बात है, जब शाहरुख खान मुंबई आए थे, और उस वक्त उनकी मदर ने शाहरुख को 10,000 रुपये दिए थे कि बेटा मुंबई जा रहा है, कुछ पैसे हैं अपने साथ रखना, काम आएंगे, एज अ पॉकेट मनी आप कह सकते हैं। उस ज़माने में 1990 के 10,000 रुपये आज के ज़माने के इट्स मोर देन 1 लाख रुपीज़। तो अगर आप मुंबई से दिल्ली सफ़र कर रहे हैं तो आपके पेरेंट्स आपको आई एम श्योर 1 लाख रुपए तो नहीं देते होंगे कि अपने साथ ये रखो, बाकी अकाउंट में तो और भी हैं, लेकिन ये अपने साथ रखो इमरजेंसी के लिए। अभी भी लोग हज़ारों ही कुछ लेकर जाते हैं, इनफैक्ट आजकल तो कैशलेस ही लोग ट्रैवल कर रहे हैं, लेकिन उस ज़माने में उनकी मदर ने उन्हें 10,000 रुपये दिए थे अपने साथ रखने के लिए। लेकिन फिर भी शाहरुख खान जब मुंबई आए तो उन्हें स्ट्रगल करना पड़ा, और उनको एक रेंट करने के लिए उनके पास घर नहीं था, होटल नहीं था, खाने के पैसे नहीं थे। ये सारी बात सुनकर थोड़ा अजीब तो डेफिनेटली लगता है। चलिए अब बात करते हैं एक और एक्टर की, जिसके साथ हमेशा ये सुनने में आया कि बहुत ही स्ट्रगल करके ऊपर आए हैं, और कोई नहीं जानता इनके बारे में एक्चुअली कि ये एक्चुअली फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते हैं। बात कर रहे हैं गोविंदा की। गोविंदा का हमेशा से इमेज रहा है विरार का लड़का, और बहुत ही स्ट्रगल किया हुआ है। डेफिनेटली गोविंदा ने स्ट्रगल किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सभी ने स्ट्रगल किया है, लेकिन गोविंदा बहुत ही फिल्मी कनेक्शंस हैं इनके। गोविंदा के पेरेंट्स, उनके फादर अरुण कुमार आहूजा और उनकी मदर निर्मला देवी 1940s में इंडिया के लीड एक्टर्स रह चुके हैं। इन्होंने कई सारी मूवीज में एज ए लीड एक्टर काम किया है, साथ ही साथ इन्होंने कैरेक्टर रोल्स भी आगे चलकर प्ले किए थे। गोविंदा की मदर निर्मला देवी एक ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर थी और पटियाला घराने से ताल्लुक रखती थी। इन्होंने कई सारी बॉलीवुड फिल्मों में, हिंदी फिल्मों में गाना भी गाया है। गोविंदा के फादर ने 1939 में महबूब खान की फिल्म एक ही रास्ता से अपना डेब्यू किया था, और उसके बाद 1940 से लेकर 1950s तक इन्होंने मोर देन 30 फिल्मों में एज अ लीड एक्टर काम किया था, जिसमें इन्होंने उस जमाने के कई सारे लीड एक्ट्रेसेस के साथ काम किया, जैसे कि शोभना समर्थ, मोनिका देसाई, खुर्शीद बानो, और आगे चलकर इन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस भी खोला था। इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम इन्हीं के नाम पर था, अरुण प्रोडक्शंस। गोविंदा के फादर इतने वेल ऑफ थे कि उस जमाने में मुंबई के पॉश लोकेशन कार्टर रोड में उनका एक बहुत बड़ा बंगला हुआ करता था,
और जैसे ही उन्होंने प्रोडक्शन हाउस खोला तो इनकी कई सारी फिल्में जो थी वो फ्लॉप हो गई और नुकसान में चली गई कंपनी, और साथ ही साथ कई सारी फिल्में रुक गई और आगे काम नहीं हो पाया, जिस वजह से इनके फादर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ा और जिसकी भरपाई उन्होंने अपना बंगलो बेचकर करी, और जिस वजह से गोविंदा और उनके पूरे परिवार को विरार में जाकर एक चौल में शिफ्ट होना पड़ा। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेलिब्रिटी के स्ट्रगल स्टोरी की ओर, लेकिन उससे पहले अगर ये वीडियो अभी तक तुम्हें अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना, क्योंकि मैं भी बहुत सारा स्ट्रगल कर रही हूँ और एक छोटा सा लाइक बहुत सारा मोटिवेशन दे जाता है। और ये जो कहानी है ना, ये सिर्फ पुराने एक्टर्स के लिए ही नहीं है, बल्कि आज के एक्टर्स, आज के दौर के एक्टर भी इस ट्रिक को कोशिश करते हैं अपनाने की, हालांकि फेल हो जाते हैं क्योंकि अब जो है इंटरनेट इतना ज़्यादा हर चीज़ एक्सपोज कर देता है। बात कर रहे हैं विकी कौशल की। विकी कौशल के अगर आप इंटरव्यूज़ ले लो ना तो उनकी पीआर टीम की भी हमेशा से ये स्ट्रैटेजी रही है कि वो विकी कौशल के स्ट्रगल को ऐसा ग्लोरीफाई करे कि जैसे वो एक आउटसाइडर हैं। हालांकि हर कोई जानता है कि उनके फादर श्याम कौशल एक बहुत बड़ी इंडिया के नंबर 1 एक्शन डायरेक्टर है। इन्होंने कितनी ही सारी फिल्मों में, इनफैक्ट जितनी भी फिल्में देखते हैं ना, मोस्ट ऑफ द फिल्म्स में इन्होंने ही काम किया है। लेकिन फिर भी विकी कौशल अपने इंटरव्यूज़ में बताते हैं कि उनको पता नहीं था कि ऑडिशन होते कैसे हैं, होते कहाँ हैं। उनको कोई आइडिया नहीं था कि फिल्मों में कैसे एंट्री ली जाती है। पहली चीज तो ये थी कि मुझे पता ही नहीं था कहाँ मिलता है ये काम, ऑडिशंस होते कहाँ हैं। जबकि इनका पूरा बचपन जो है वो सेट पर ही बीता है और बड़े बड़े स्टार्स की गोद में ये बैठे हैं, इनके साथ फोटोज खिंचवाई हैं, चाहे वो ऋतिक रोशन हो चाहे शाहरुख खान हो। इनके साथ इनका बचपन से ही मिलना जुलना रहा है, वो जानते थे उन्हें। लेकिन उसके बाद श्याम कौशल पॉडकास्ट करते हैं और उसमें इनकी पोल खोल देते हैं। विकी के फादर श्याम कौशल ने खुद इस पॉडकास्ट में कहा है कि जब वो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक्शन डायरेक्शन कर रहे थे तो उन्होंने खुद अनुराग कश्यप को कॉल किया था और विकी को एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर रखने के लिए कहा था। मैंने अनुराग को बोला, मैंने बोला यार मेरा बेटा भी अप्रेंटिस बनना चाहता है, तो अगर तेरे पास जगह है तो हाँ भेज दो। ए लिस्ट स्टार्स के जो बच्चे होते हैं उनका लॉन्च एक अलग तरीके से होता है, लेकिन ये तो डेफिनेटली नहीं कह सकते कि सनी कौशल या विकी कौशल के पास कोई आइडिया नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, कोई एक्सेस नहीं था कि किस तरीके से वो ऑडिशन दे या ऑडिशन कैसे करे या कहाँ जाए। ये तो टोटली बकवास स्टोरी नजर आती है। और सिर्फ विकी नहीं, सोनम कपूर भी ये एक इंटरव्यू में कह चुकी हैं कि उन्होंने सावरिया के लिए, जो उनकी फर्स्ट फिल्म थी, बहुत सारे ऑडिशंस दिए। राजकुमार राव के साथ अपनी फिल्म प्रमोशन के दौरान सोनम कपूर ने इंटरव्यू किया था जिसमें अपने स्ट्रगल को राजकुमार राव के स्ट्रगल से सुपीरियर दिखाने के लिए उन्होंने बोल दिया कि उन्हें 5 साल से भी ज्यादा का टाइम लगा था संजय लीला भंसाली को कन्विंस करने में कि वो उन्हें एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर अपने यहाँ रखे। It took me 5 years to get my first film. But then you got it with Sanjay Leela Bhansali. Because I auditioned my ass off. और फिर सोनम कपूर ने किया अनुपम खेर के साथ ये वाला इंटरव्यू जिसमें बात बात पर वो असलियत बता गई, क्योंकि अनुपम खेर के साथ सोनम कपूर का घर का आना जाना है तो उनसे ज़्यादा ही खुल गई और बोल गई कि एक्चुअली संजय लीला भंसाली ने खुद उन्हें अप्रोच किया था अपनी फिल्म में लीड रोल करने के लिए। आपको लगता है कि सावरिया आपको इसलिए मिली क्योंकि आप 5 साल उनकी असिस्टेंट थी? नहीं, मुझे सावरिया पहले दिन पे ही मिली थी। और संजय लीला भंसाली को 1.5 साल लगे सोनम कपूर को कन्विंस करने में कि प्लीज आकर आप हमारी इस फिल्म में हीरोइन का रोल करिए। संजय बंसाली को करीब 1.5 ईयर लगे मुझे कन्विंस करने को कि प्लीज आप मना कर रही थी। तो क्लियरली एक थॉटफुल स्ट्रैटेजी है उनकी पीआर टीम की, जो शायद आगे चलकर वो खुद ही भूल जाते हैं और अपनी पोल खुद ही खोल देते हैं। और ये जो पीआर वाला फंडा है ना, ये कोई बहुत नया नहीं है या आजकल की दौर का नहीं है, इनफैक्ट ये बहुत पुराना है। इनफैक्ट राजेश खन्ना को जो सुपरस्टार का जो टैग मिला है ना, जो कहा जाता है कि राजेश खन्ना वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, तो आपको पता है राजेश खन्ना को सुपरस्टार का टैग भी इनकी पीआर टीम का ही मेहनत का फल था। जी हाँ, उनके पीआर टीम के जो हेड थे उस वक्त तारक नाथ गांधी, उन्होंने खुद अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि किस तरीके से वो मीडिया को बार बार जो उनकी तरफ से जो प्रेस रिलीजेस भेजते थे
तो बहुत ही थॉटफुली और टैक्टफुली वो सुपरस्टार वर्ड को ज़रूर इस्तेमाल करते थे राजेश खन्ना के नाम के पहले, और मीडिया से ये रिक्वेस्ट करते थे कि वो भी अपने आर्टिकल्स में, हर एक आर्टिकल में जहाँ पर भी राजेश खन्ना का नाम ले उससे पहले सुपरस्टार ज़रूर मेंशन करें। हर न्यूज़ के बाद जब हम भेजते थे न्यूज़, तो न्यूज़ के साथ साथ राजेश खन्ना के आगे हम सुपरस्टार राजेश खन्ना लिखते थे। और कई बार उनको इनिशियली ये करने में काफ़ी दिक्कत हुई। उन्होंने खुद कहा कि उन्हें कई बार मनाना पड़ता था जर्नलिस्ट लोगों को ये लिखने के लिए, सुपरस्टार लिखने के लिए। कई बार वो उनको डिनर पे ले जाते थे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स देते थे, उनको लालच देते थे कि वो एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू करवाएंगे उनका राजेश खन्ना के साथ करते थे, कभी डिनर पर ले जाते थे, कभी कुछ प्रेजेंट देते थे। और इस तरीके से कई सारे पीआर स्ट्रैटेजीज अपना के धीरे धीरे उन्होंने पुश किया इस वर्ड को, सुपरस्टार वर्ड को राजेश खन्ना के नाम के साथ। और इस तरीके से एक जो मीडिया नैरेटिव बना कि ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार ऑफ द कंट्री, और इसी तरीके से राजेश खन्ना आगे चलकर आज तक हर कोई कहता है कि ही वॉज द फर्स्ट सुपरस्टार। लेकिन ये जो सुपरस्टार वर्ड था ना, कि उनकी पीआर टीम ने ही फैलाया था मीडिया में, और फिर मीडिया में जैसे जैसे ये प्रोपोगेट होता गया उसी तरीके से ऑडियंस ने उसे भी एक्सेप्ट कर लिया। तो ये बहुत ही पुराना फंडा होता है इन फिल्म स्टार्स का, इन स्टार्स का अपने स्ट्रगल को, अपने आप को किस तरीके से अपनी इमेज मीडिया के सामने, लोगों के सामने, फैंस के सामने रखना चाहते हैं। और ये पीआर स्ट्रैटेजी सिर्फ स्ट्रगल तक ही सीमित नहीं रहती। इनफैक्ट इनके फूड चॉइसेस, इनके बिहेवियर, इनका जो टू मच हम्बल नेचर जो ये कई बार पोर्ट्रे करते हैं वो भी कई बार फेक होता है। अब फूड चॉइसेस की बात करें तो आप देखेंगे कि बॉलीवुड में हर किसी को बस एक ही खाना पसंद है, और वो है घर का खाना और दाल चावल। आई लव दाल चावल एंड घर का खाना। दाल चावल, वो जो पीली दाल है वो। मुझे दाल चावल चाहिए, सब्जी चाहिए, दाल चावल भिंडी। रणबीर कपूर को भी घर का सिंपल खाना पसंद है, दाल भिंडी की सब्जी। लेकिन ये जो है ना, ये अभी अभी इनकी पीआर टीम ने ये शायद इनके चॉइसेस डिसाइड किए हैं। पहले काफ़ी साल पहले इनका एक इंटरव्यू आया था रॉकस्टार के प्रमोशन के दौरान, जहाँ पर वो खाते हुए नजर आए थे और उन्होंने वहां पर अपनी फूड चॉइसेस जो थी वो कुछ और ही कही थी। I'm a mutton, पाया, beef, red meat. I'm a big beef guy. Duck. कुछ ऐसा ही हुआ अनन्या पांडे के साथ भी, जब वो खो गए हम कहाँ के प्रमोशन के दौरान कुछ ज्यादा ही खो गई, और अपनी एक बहुत ही साफ सुथरी और पवित्र छवि दिखाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि मुझे तो सिगरेट पकड़ना भी नहीं आता। मेरे लिए तो वो भी एक स्ट्रगल है कि कैसे मैं एकदम रियल दिखाऊं, कि कैसे मैं सिगरेट को पकड़ूं, क्योंकि मैंने तो कभी जीवन में सिगरेट पकड़ा ही नहीं है। Simple as lighting a cigarette and I couldn't do it. Like my hands would shake and Arjun would yell at me, he said, "You just have to light it." I was like, "I can't do it, I can't." लेकिन फिर उनकी ये वाली वीडियो वायरल हो गई जिसमें वो अपने कजन की शादी में कश लगाते हुए नजर आए। ऐसे कई बार ये बॉलीवुड सेलेब्स अपने आप को टू मच हम्बल, टू मच मिडिल क्लास, टू मच डाउन टू अर्थ दिखाने की भी कोशिश करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं इनकी पोल खुलते हुए नजर आती है। अभी रिसेंटली आशीष चंचलानी ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने एक बॉलीवुड सेलिब्रिटी के साथ एक कोलैब किया था, जिसमें वैसे तो वो बहुत ही हम्बल नजर आती हैं अदरवाइज, लेकिन उसमें उनका असली चेहरा उनके सामने आ गया। एक एक्ट्रेस के साथ एक प्रमोशनल वीडियो किया था, नाम ऑब्वियसली नहीं लूंगा। हाँ, बड़ी नकचड़ी यार, बहुत, और बहुत हम्बल बनते हैं वो बाहर, यहाँ उनका पीआर बनाता है जो भी है। और जहाँ तक हमें याद है तो आशीष चंचलानी ने शायद ये वाला कोलैब शूट किया था। क्यूट डॉगी। व्हाट? क्यूट डॉगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें से बहुत सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो है उन्होंने वाकई में बहुत सारी स्ट्रगल की है, लेकिन कई सारे ऐसे भी लोग हैं ना जो काफ़ी प्रिविलेज बैकग्राउंड से होते हुए यहाँ पर आए हैं। उनकी शायद स्ट्रगल की स्टोरी को ना कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा के उनकी पीआर टीम हमेशा पेश करती रही है, ताकि इन स्टार्स की स्ट्रगल की कहानी जो है ना ऑडियंस के साथ बहुत ही रिलेटेबल हो पाए, वो खुद को रिलेट कर पाए इनके साथ, इनकी स्टोरी एक इंस्पिरेशनल स्टोरी बन जाए उनके लिए, एक स्टोरी ऑफ होप बन जाए, बिकॉज सिनेमा इज़ ऑल अबाउट होप। एक सपना देखने की जो उम्मीद होती है ना, वो शायद कहीं ना कहीं इन स्टोरीज से ही उनके फैंस को मिलती है, और उनकी पीआर टीम दे नो हाउ टू प्ले ऑन दिस। तो ये तो था वीडियो बॉलीवुड के फेमस सेलिब्रिटीज के स्ट्रगल स्टोरीज का फैक्ट चेक। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर चैनल को अभी तक तुमने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट संडे ठीक रात 9 बजे एक और बॉलीवुड से जुड़ी कहानी लेकर, जो होगी वेरी इंटरेस्टिंग।